हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको उस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। और उस एग्जाम की समझ आती है आपको प्रीवियस ईयर के सवाल देखकर। तो अगर आप यूजीसी नेट 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको उसे समझने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2021 में जो सवाल पूछे गए थे उनको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के जो सवाल पूछे गए थे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के यूनिट से हमारे सभी शिफ्ट्स के अंदर। उन सभी सवालों को आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत से कोर्सेज हैं आपके लिए। आपके प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कोर्स है, टेस्ट सीरीज है। और कंप्लीट कोर्स जो है उसमें आपकी एंड टू एंड सारी कवरेज हो जाती है आपके सिलेबस की। आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास सवाल है, X, an employee of the private company, gets rupees 30,000 per month basic salary and entitled to rupees 1,500 per month as entertainment allowance। आपको बताना है व्हाट आर द डिडक्शन जो कि उन्हें मिलेगी सेक्शन 16 के अंदर अपनी ग्रॉस सैलरी में से इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस से जुड़े हुए आपको टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस पता हैं तो आप इस सवाल को आसानी से आंसर कर लोगे। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात जो इस एंटरटेनमेंट अलाउंस से जुड़ी है वो ये है कि केवल हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें इस अलाउंस से जुड़ी रिडक्शन मिलती है और किसी को नहीं मिलती। और पहला जो हमारा सवाल है वो पहली ही लाइन में कह रहे कि एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो इनको डिडक्शन तो यहां पे मिलने वाली है ही नहीं। और आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, नील। और ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस से जुड़े प्रोविजंस हैं आपके साथ डिस्कस किए हुए थे क्लास के अंदर भी, और बहुत बार आपके साथ इनको हमने डिस्कस भी किया है यूट्यूब पे भी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको आसान ही लगा होगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। यहां पे हमें कुछ सेक्शन दे रखे हैं और ये सेक्शन आपके जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप पेमेंट करते हैं उसमें आपको जो डिडक्शन मिलती है उससे जुड़े हुए ये आपके सेक्शंस हैं। फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको सेक्शन पता है तो आसानी से आंसर हो जाएगा। अब यहां पे सेक्शन 35 टू डबल ए, ये सेक्शन अगर आपको मालूम है कि ये मेरा जुड़ा है आईआईटी से तो आप इसको आसानी से मैच कर लोगे। 35(1) टू ए, अगर आपको मालूम है कि ये सेक्शन आपका जुड़ा है कि आप किसी कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट कर रहे हो तो आप इसे 3 से मैच कर लोगे। फिर है 35(1)(3), ये आपका जुड़ा है सोशल साइंसेस की रिसर्च से, तो आप इसमें सेकंड से मैच करोगे। और लास्ट में है 35(1)(2), तो ये जो आपका सेक्शन है इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद पेमेंट टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और इसीलिए हमारी जो करेक्ट मैचिंग है वो बन जाएगी ऑप्शन नंबर 2 की। और ये चार्ट उम्मीद करता हूं आपको याद ही होगा, आपके साथ बहुत बार डिस्कस इस चार्ट को हमने किया था हमारे यूट्यूब पे भी और हमारे कोर्स के अंदर भी। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस कैन नॉट यूज आईटीआर फोर। तो आपका आईटीआर फॉर्म्स के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। तो आईटीआर फॉर्म्स के ऊपर अब हमें देखने को मिल रहा है कि सवालों का जो लेवल है थोड़ा सा डीप जाता जा रहा है। अब पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा आईटीआर 4 को यूज नहीं कर सकता। तो अगर आपने आईटीआर फॉर्म्स को अच्छे से कवर किया है तो यू वुड नो कि हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर हैं या जिनके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं वो सीधा सीधा इस फॉर्म को यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे पहले अगर आप ऑप्शन ही एलिमिनेट कर लें तो यहां पे आप देखेंगे कि 1 और 2 में से ही आंसर होना चाहिए। इसके अलावा अदर सोर्सेज वाला तो यूज कर ही सकता है, हमारी जो फर्म है रेजिडेंट है वो भी यूज कर सकती है। तो हमारे पास बचा ये सी वाला पॉइंट, तो ए बी और सी, यानी कि अगर आप डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या फिर आपका कोई एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आप आसानी से अपनी मैचिंग कर सकते थे ऑप्शन नंबर 1 की। तो इसे मैच करना इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते तो आप आसानी से इसे मैच कर लेते। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ क्लास में भी कवर किए थे आईटीआर फॉर्म्स और उसमें आपको ये भी कवर करवाया था कि कौन सा आईटीआर फॉर्म कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे आईटीआर 1 में भी और आईटीआर 4 में भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये इंडिविजुअल जो कि डायरेक्टर हैं या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जामिनर आपको ये चीज चेक करता है कि आप कौन सी चीज पे फोकस नहीं करेंगे और उसी चीज पे उठाकर वो सवाल पूछ लेता है। तो जो भी छोटी छोटी बातें हैं
उन पे भी आपको खास फोकस देना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वही चीजें एग्जाम में पूछने वाले हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज अप्रूव्ड बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो प्यारे दोस्तों, जब आपके साथ इनकम अंडर द सैलरी पढ़ते हैं और वहां पे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की टैक्सेबिलिटी पढ़ते हैं, तो आपको बताते हैं कि 4 तरह के प्रोविडेंट फंड हमारे पास होते हैं। स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड होता है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। स्टेट्यूटरी तो मेनली आपके स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आ जाते हैं, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो हमारा पीपीएफ है, जिसमें हर कोई पैसा डाल सकता है। जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं उनको कमिश्नर से अप्रूव करवाना जरूरी होता है, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। और गाइस, ये चीज आपके साथ क्लास में भी डिस्कस की गई थी। आपको बताया गया था कि कैसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हमारे ईपीएफ एक्ट के प्रोविजंस के अंडर बनाए जाते हैं और उनको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी होती है। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है, असर्शन रीजनिंग दे रखी है और असर्शन है ITR 1 कैन बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल whose total income does not exceed rupees 1 crore. रीजन दिया, ITR 1 कैन नॉट बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो ITR फॉर्म्स को थोड़ा सा और डिटेल में पूछने की कोशिश कर रखे हैं। तो आपकी जो रीजनिंग है बिल्कुल सही है, अगर इंडिविजुअल डायरेक्टर है कंपनी में तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपकी असर्शन गलत है, क्योंकि ITR 1 वही इंडिविजुअल यूज कर सकता है जिसकी टोटल इनकम 1 करोड़ नहीं 50 लाख एक्सीड नहीं कर सकती। एज पर दी प्रेजेंट प्रोविजंस 50 लाख एक्सीड अगर आपकी इनकम नहीं कर रही तभी आप ITR 1 का इस्तेमाल कर सकते हो। तो असर्शन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, रीजनिंग आपकी राइट हो जाएगी, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको क्लास में कवर भी कराया था। टोटल इनकम अगर आपकी अप टू ₹50 लाख है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टर हैं या फिर अनलिस्टेड इक्विटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आप ITR 1 नहीं भर सकते। चलिए अगला सवाल बहुत ही सीधा सवाल है, इफ assessee is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, the known agriculture income in that case is going to be। तो अगर आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, टी, कॉफी, टोबैको, तो उसके अंदर आपको कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कितनी एग्रीकल्चर इनकम होगी और कितनी बिजनेस इनकम होगी। तो अगर आप टी की ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका एग्रीकल्चर इनकम का पोर्शन होगा 60% और नॉन एग्रीकल्चर यानी कि बिजनेस इनकम का पोर्शन होगा 40%, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। और अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपके साथ डिस्कस भी की गई थी क्लासेस के अंदर, तो ये सवाल उम्मीद करता हूं आपको बहुत आसान लगा होगा। तो अगला सवाल हमारे पास है, AMT प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑन। AMT के बारे में आप जानते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक हमारे पास होता है मैट और एक होता है AMT। जो हमारा मैट है वो कॉर्पोरेट एसेसीज यानी कि कंपनीज के लिए मेनली बनाया गया है कि कंपनीज अपना टैक्स बहुत ज्यादा कम ना पे करें, और इसीलिए बुक प्रॉफिट्स का कुछ परसेंटेज उन्हें टैक्स की फॉर्म में जमा करवाना पड़ता है। और इसी लाइंस पे हमने नॉन कॉर्पोरेट एसेसीज के लिए, मेनली हमारी फर्म्स LLPs वगैरह के लिए हमने AMT लेकर आए हैं। तो AMT कॉर्पोरेट्स पे तो नहीं लगेगा, तो 1 आपका आंसर नहीं होगा। आपके नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए ये आया है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। और अगर हम बात करें AMT की, तो AMT के जो प्रोविजंस हैं वो हमने आपके साथ क्लास में भी डिस्कस किए हुए थे, तो मुझे नहीं लगता ये सवाल में आपको कोई खास दिक्कत आई होगी। So guys, moving on to the next question, which of the following income is generally chargeable to the head of income from other sources? तो आपकी जो इनकम अदर सोर्सेज से है, आपकी इनकम अदर सोर्सेज से जो है उसके अंदर इनमें से कौन सी चीजें आने वाली हैं ये आपको पहचानना है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी आएगी, डायरेक्टर की फीस आएगी, ग्राउंड रेंट आएगा, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया भी आएगी, इंश्योरेंस कमीशन भी आएगा। अगर आप कोई सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई कमीशन ये यहाँ पे नहीं, उससे जुड़ी हुई इनकम ये नहीं आएगी, क्योंकि ये बेसिकली आपके कैपिटल गेन के अंदर कवर होनी चाहिए। तो ABCDE यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर सीधा सीधा यहाँ पे बन जाएगा। और ये सवाल की भी मैं बात करूं तो ये सवाल भी सीधा सीधा आपके नोट्स में से ही उठकर आया था, तो मुझे नहीं लगता इस सवाल को आंसर करने में आपको कोई दिक्कत आई होगी अगर आपने नोट्स को अच्छे से कवर अप किया है। चलिए, तो गाइस यहां पे अगला सवाल हमारे पास है, एनी प्लानिंग ऑफ टैक्स व्हिच एम्स एट रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इन लीगली रिकॉग्नाइज्ड परमिसिबल वेज कैन बी टर्म्ड एज एन इंस्टांस ऑफ। तो यहां पे बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं लीगली परमिसिबल वे में, तो आप उसे यहां पे किसका इंस्टांस बोल सकते हैं।
देखो टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट तो नहीं है, टैक्स प्लानिंग और अवॉइडेंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट द एप्रोप्रिएट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, टैक्स अवॉइडेंस, क्योंकि ये सीधी सीधी टैक्स अवॉइडेंस की डेफिनेशन है, आपके नोट्स में सीधी सीधी ये टैक्स अवॉइडेंस की डेफिनेशन दे रखी थी जो कि उन्होंने उठाकर आपसे पूछ ली। तो अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी हुई है तो आपको ज्यादा दिक्कत इस सवाल में भी नहीं आनी चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा टैक्स अवॉइडेंस की डेफिनेशन आपको ये बताई गई थी, रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी इन लीगली परमिसिबल वेज, इसे टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। तो कोई ज्यादा मुश्किल सवाल मेरे हिसाब से ये वाला भी नहीं था। चलिए अगला सवाल है कि ए आपके रेजिडेंट इन इंडिया है, उनकी एज 60 इयर्स है, उनकी एग्रीकल्चर इनकम है 5 लाख की, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 3 लाख की, हमें निकालनी है उनकी टैक्स लायबिलिटी। अब प्यारे दोस्तों समझने वाली बात तो ये है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों हो जाती है इंडिविजुअल के केस में, तो हमारे पास एक पार्शियल इंटीग्रेशन की जो स्कीम है वो यहां पे अप्लाई कर जाती है। अब ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम है इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर कहा गया कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ये स्कीम आप पे लग जाएगी। अब मिस्टर ए जो है उनकी उम्र है 60 साल, अब अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनकी एग्जम्पशन लिमिट क्या हुई, उनकी एग्जम्पशन लिमिट 19-20 के लिए हुई 3 लाख। क्या उनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख से ज्यादा है? नहीं, उनकी तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पूरी पूरी 3 लाख है। तो इस केस में ये पार्शियल इंटीग्रेशन इन पे लगेगा ही नहीं, और इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे इनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम पूरे तरीके से एग्जेम्प्टी हो जाएगी, और हमारी 3 लाख के ऊपर वैसे ही इनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 नील। और माय डियर फ्रेंड्स आपको बताया गया था कोर्स के अंदर भी कि जो स्कीम है पार्शियल इंटीग्रेशन की वो तब एप्लीकेबल होती है अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, और इसका एग्जांपल लेके भी आपके साथ हमने डिस्कस किया था। सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। तो सवाल आसान है, अगर आपको ये सेक्शंस पता है, आपकी रिडक्शन से जुड़े हुए ये सेक्शन है, अगर आपको मालूम है तो आसान आपके लिए हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो दिया है सेक्शन 80 सेक्शन 80 आपने जो इंटरेस्ट दिया लोन के ऊपर, जो कि आपने रेजिडेंशियल हाउस लिया है उसके लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया उससे जुड़ा हुआ है, तो आपका ए तो 3 से मैच हो जाएगा। 80 जीजी जो है वो आप रेंट पे करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका ये 1 से मैच हो जाएगा। इसके बाद है 80 GGA, 80 GGA जो है आप डोनेशन दे रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उससे जुड़ा हुआ है। और 80E तो हम सभी जानते हैं कि 80E फॉर एजुकेशन, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे अगर आप 80E को ही मैच कर लेते हैं ना डी को 4 से, तब भी आपका आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 का बन जाता है। और अगेन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं आपके साथ कवर अप करी गई थी कोर्स के अंदर भी, और आपकी जो टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज आपने लगाए होंगे वहां पे भी ऐसे बहुत से सवाल आपने लगा लिए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस सवाल में कोई खास दिक्कत आई होगी। चलिए जी, तो अगला सवाल है मैक्सिमम टैक्स फ्री लिमिट फॉर पेमेंट रिसीव्ड अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। तो आपकी जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर पेमेंट मिल रही है, आपको बताना है कि वो कितनी लिमिट तक एग्जेम्प्ट हो सकती है। तो अगर आपने एग्जेम्प्टेड इनकम जो सेक्शन 10 में कवर अप की गई है वो वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ा हुआ है तो इस सवाल में कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं है। तो सीधी सीधी यहाँ पे जो लिमिट दी गई है वो 5 लाख की दी गई है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। और माय डियर फ्रेंड्स कोर्स के अंदर भी आपको कवर कराया था सेक्शन 10(10)(c) के अंदर की वॉलंटरी रिटायरमेंट पे आपको कोई कंपनसेशन मिलती है तो आपको 5 लाख तक की यहां पे एग्जम्पशन मिल जाती है। सो गाइस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द exemption with respect to HRA is based upon the following factors। तो आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस की जो रिडक्शन मिलती है उसमें आप क्या चीजें देखते हैं? सर एक तो हम देखते हैं कि HRA मिला कितना, HRA रिसीव्ड देखते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हम करते हैं रेंट हमने कितना पे किया माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं 10% हमारी सैलरी का। और फिर तीसरा हम क्या करते हैं अपनी सैलरी का 40 या फिर 50% जो है वो कर देते हैं, डिपेंडिंग हम मेट्रो एरिया में रहते हैं कि नॉन मेट्रो एरिया में रहते हैं। तो क्या चीजें देखते हैं, एचआरए रिसीव्ड, हाँ ये देखते हैं, रेंट पेड आपका देखते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ये भी देखना पड़ता है कि मेट्रो है कि नॉन मेट्रो है, आपकी सैलरी भी देखते हैं। तो एबीसीडी देखते हैं, फेयर रेंट और मार्केट रेंट तो देखते नहीं है। तो एबीसीडी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सीधा सीधा आंसर यहां पे बन जाएगा।
अगेन माय डियर फ्रेंड्स, हाउस रेंट अलाउंस से जुड़े हुए प्रोविजन आपके साथ बहुत बार डिस्कस किए हुए थे और ये सवाल एक आसान सवाल मैं कहूंगा और आसानी से आप इसे आंसर कर सकते थे। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला सवाल है, हमें यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखे हैं फॉर कंप्यूटिंग डेप्रीसिएशन इन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर जो हमारी डेप्रीसिएशन लगती है वो हमारे ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लगती है। हमें ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी निकालनी होती है और उस पर डेप्रीसिएशन हम लगा देते हैं। तो कैसे डब्ल्यूडीवी निकलती है? सबसे पहले क्या चाहिए होती है? सबसे पहले हमें चाहिए होती है ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू। इसके अंदर अगर आपने कोई एडिशन करी तो उसको ऐड करना होता है, कुछ आपने बेच दिया तो उसके जो प्रोसीड्स आपको मिले उसे माइनस करना होता है, और फिर ये आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी और आप डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। तो सीधा सीधा प्रोसीजर है। अब यहां पे भी ऐसा ही सीक्वेंस ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका बी, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर की वैल्यू चाहिए। फिर उसके बाद हमें करना है एडिशन, और एडिशन और सेल की एडजस्टमेंट कर देनी है। तो जो एडिशन हुई है उसको यहाँ पे कंसीडर करना है और जो सेल हुई है उसको करना है। डी और सी उसके बाद आएंगे, तो बी पहले और डी और सी बाद में, ऐसा ऑप्शन 2 में दिख रहा है। और लास्ट में हमारे पास आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू एट द ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो बिल्कुल बी डी सी ए सीधी सीधी मैचिंग आपके पास यहाँ पे बन रही है, तो आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना ये प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर से कंफ्यूज ये ना हो जाना कि पिछले साल की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो कि इनकम टैक्स लॉ में इस्तेमाल की जाती है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और अगेन प्यारे दोस्तों, ये सारा कंसेप्ट आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया था, तो आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं थी। चलिए गाइस, तो यहां पे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी इन केस ऑफ अ पर्सन इन अ प्रोफेशन हुज ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द प्रोफेशन एक्सीड। तो सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है। इसमें आपको अगर मालूम है कि अगर आपकी प्रोफेशन से रिसीट 50 लाख से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट कराना है, तो आप इसका आंसर दे देंगे। सो गाइस, द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 50 लाख इज गोइंग टू बी द आंसर। एंड फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपके साथ क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपको कंपलसरी ऑडिट कब कराना पड़ता है 44 EB के अंदर। तो उसके अंदर बिजनेस के केस में लिमिट 1 करोड़ है और प्रोफेशन के केस में लिमिट 50 लाख है, ये आपको बताया गया था। तो आइए फ्रेंड्स, यहां पे एक और सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम बिजनेस इनकम। तो अगर आप निकाल रहे हैं अपनी बिजनेस की इनकम, आप निकाल रहे हैं क्या, अपने बिजनेस की इनकम, तो उसमें से आपके कौन से लॉसेस डिडक्ट नहीं होंगे, ये आपको बताना है। अब देखो, अगर आपको ये सीधे सीधे पॉइंट्स आपने याद किए हुए, रट्टा लगाया हुआ, तब तो बहुत आसान था इसे आंसर करना। बट अगर आपने ये पॉइंट्स नहीं सुने हुए, बट आपको बेसिक क्लैरिटी है कि हाँ पीजीबीपी में कैसे एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, सेक्शन 37 है जो कि कुछ रूल्स की भी बात करता है, तो अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग है, वो कंसेप्ट क्लैरिटी है, तो आप उसे यहाँ पे अप्लाई करते, तो फिर भी आप अपने आंसर के बहुत करीब पहुंच सकते थे। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो जी, अब यहां पे पॉइंट्स दिए, लॉस इनकर्ड इन क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस, डैमेज ऑफ द कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड ड्यू टू एनिमी एक्शन, बिफोर द बिजनेस इज कमेंस्ड, लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स इन ट्रांजिट। अब अगर आपको सेक्शन 37 की भी जानकारी है, तो वहां पे आपको बताया हुआ कि कैपिटल अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर है तो उसका आपको यहाँ पे कोई अलाउंस नहीं मिलता पीजीपीपी में। तो इसीलिए बी वाला जो पॉइंट है वो तो मैं पहले ही सीधा सीधा निकाल लेता कि इसका अलाउंस तो मिलता नहीं है, तो बी मेरे आंसर में आना ही चाहिए। अब बी मेरे आंसर में केवल ए और 1 और 2 जो ऑप्शन है उसी में आ रहा है, तो बी वाला मेरा आंसर आना चाहिए। अब ए तो आएगा ही आएगा, ए तो साथ में आएगा ही आएगा। अब मुझे सी और डी में से चूज करना है कि मैं कौन सा चूज करूं। सी मेरे पास है स्टॉक इन ट्रेड का नुकसान, और डी मेरे पास है ऐसा लॉस जो कि बिजनेस शुरू होने से पहले ही मेरे को हो गया। तो ऐसा नुकसान जो कि बिजनेस शुरू होने से पहले ही मुझे हो गया, उसकी रिडक्शन में कैसे ले लूं अपनी बिजनेस इनकम से। जो स्टॉक इन ट्रेड का नुकसान मेरे पास हो रहा है, चाहे किसी भी कारण से हो रहा है, वो मेरा नॉर्मल बिजनेस का नुकसान है, डे टू डे बिजनेस का नुकसान है, उसकी रिडक्शन तो मुझे मिलनी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से लॉजिक लगाते तो आसानी से आंसर को ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो मार्क कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको दिमाग को अप्लाई करना है, क्योंकि सवाल जो है वो कैसा भी आ सकता है, हो सकता है आपने इन चीजों को याद ना किया हो, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है और आप अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। सो गाइस, यहां पे दे दी है मैंने आपको लिस्ट। तो ये लिस्ट है जिसको एग्जामिनर ने इस्तेमाल किया ये सवाल बनाने में। तो ये सारे लॉसेज हैं जो कि आपके डिडक्टेबल नहीं होते आपकी बिजनेस इनकम से। तो ये लिस्ट अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लेना, एक बार रीड आउट कर लेना, और कोशिश करना कि आप हर चीज की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। कंसेप्ट क्लैरिटी भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को अप्लाई कराएगा एग्जामिनेशन में, और वो चीज के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, सब चीजों को ध्यान से समझना है
और पढ़ना है और ढेर सारी प्रैक्टिस भी करनी है। अगला सवाल है कि आपकी जो एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसकी ड्यू डेट क्या होती है। तो प्यारे दोस्तों, सवाल बहुत ही आसान है। आपकी जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसमें आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है वो आपकी होती है 15 जून। तो 15 जून सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का। तो सवाल में कुछ खास मुश्किल नहीं था और ये चीजें आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस कर रखी थी। आपको बताया था कि हमारे पास क्या इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जिसके अंदर हमें एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी होती है और पहली इंस्टॉलमेंट हमारी 15 जून तक हमें 15% टैक्स अपना जमा करवाना होता है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड फॉर अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनकम टैक्स प्रोसीजर्स। अगर आपको इनकम टैक्स प्रोसीजर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक तो पढ़ना ही पड़ेगा, रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, हमारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह क्लैरिफिकेशन जो इशू करी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने वो भी पढ़नी पड़ेगी, जुडिशियल डिसीजन यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। क्या कंपनीज एक्ट 2013 भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ इससे। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो ए बी सी डी ऐसी हमें सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो सीधा सीधा इसे अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको सारे कंपोनेंट्स इनकम टैक्स लॉ के पढ़ाए भी थे। आपको बताया था कि सर्कुलर नोटिफिकेशन भी, आपके जुडिशियल डिसीजंस भी, रूल्स भी, आपका एक्ट भी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं अगर आपको इनकम टैक्स लॉ की पूरी जानकारी लेनी है। चलिए तो यहां पे हमारे पास है अगला सवाल। तो ये सवाल है मैथ्स द फॉलोइंग का और ये सवाल सीधा सीधा जुड़ा है आपकी एग्जम्प्टेड इनकम से, जो कि हमारी आती है सेक्शन नंबर 10 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 10, इसके अंदर हमारे पास जो आइटम्स है वो यहाँ पे दे रखी हैं और आप फटाफट से कीजिए इनकी मैचिंग। तो 10(1) हम सभी जानते हैं एग्रीकल्चर इनकम से जुड़ा हुआ है। 10(10)(c) आपका जुड़ा है वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर, जो आपको पैसे मिल रहे हैं उस पर जो अमाउंट मिल रही है उससे जुड़ा हुआ है। 10(13)(a) आपका HRA से जुड़ा हुआ है और 10(10)(a) आपका जो है लीव एनकैशमेंट से जुड़ा हुआ है। और सीधा सीधा आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम से जो जुड़े प्रोविजन है और बाकी जो आपकी एग्जम्पशंस हैं 10(10)(c) वाली, 10(10)(a) वाली और 10(13)(a) HRA वाली, ये सारी आपको कराई गई थी। बट अगर आपको ये याद है तो आप इस सवाल को आंसर कर सकते थे। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजें आपको एग्जामिनेशन से पहले एक बार याद करनी पड़ेंगी, तभी आपको एग्जाम में याद आएंगी। तो ये सेक्शंस आपके उस लिस्ट में होने चाहिए जो कि आपको एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले याद करनी है, देखनी है, तभी आप एग्जामिनेशन में इस सवाल को आसानी से आंसर कर पाएंगे। सो गाइस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स हमें यहां पे दे रखी हैं। स्टेटमेंट 1 है, असेसी इज ऑलवेज अ पर्सन बट अ पर्सन मे और मे नॉट बी एन असेसी। तो अब इस सवाल को आंसर करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर पर्सन कौन होता है और असेसी कौन होता है। देखो, पर्सन कौन होता है? पर्सन आपके इंडिविजुअल एचयूएफ यूपी बीओआई कोई भी हो सकता है। बट क्या सारे पर्सन एसएससी बन जाएंगे? नहीं, सारे पर्सन एसएससी नहीं बनेंगे। एसएससी वही बनेंगे जिनकी इनकम टैक्स लॉ के अंदर कोई ऑब्लिगेशन है, कोई असेसमेंट उनके अगेंस्ट चल रही है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सीधी हो जाती है कि एसएससी तो पर्सन होगा ही होगा, बट पर्सन जरूरी नहीं है कि एसएससी बने, वो एसएससी नहीं भी हो सकता। स्टेटमेंट 2 दी कि पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी फर्म एओपी लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो सीधी सीधी डेफिनेशन ही दे दी, तो आपकी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं और आंसर आपका सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको असेसी और पर्सन जो है उसकी डेफिनेशन भी करा रखी थी और उसके बेसिस पे आप आंसर इसे कर सकते थे। आपको बताया था कि असेसी जो है वो पर्सन होगा, तो वही पर्सन जिनके अगेंस्ट कोई टैक्स पेबल है या फिर इस एक्ट के अंदर कोई असेसमेंट का कोई इशू चल रहा है, कोई प्रोविजन अप्लाई हो गया, तो वही हमारे यहाँ पे एसएससी बनने वाले हैं। इतना लॉजिक आपको लगाना था और फटाफट से आपका आंसर आपको मिल जाता। चलिए तो गाइज, यहाँ पे अगला सवाल हमारे पास है, बोयेंसी इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन व्हिच मींस। तो आपसे पूछ रहे हैं ये टैक्स बोयेंसी क्या होता है। अब ये तो आपको साइंस में पढ़ाते थे कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसमें कुछ ऐसी बातें होती थी। अब ये टैक्स के अंदर भी ऐसा कुछ कंसेप्ट है क्या? तो ये जो कंसेप्ट है ना, बेसिकली ये आपका इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक फाइनेंस के सब्जेक्ट से स्पेसिफिकली जुड़ा हुआ है, इनकम टैक्स से स्पेसिफिकली जुड़ा हुआ नहीं है। बट फिर भी एग्जामिनर ने उठा के पूछ ही लिया, तो आइए इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। System should be such that the cost of collection is least. Tax obligation of the payer should be well determined. System should be such that the tax revenues has the inherent tendency to increase as the economy grows.
टैक्स बेस शुड बी फेयरली डाइवर्सिफाइड सो द टैक्स बर्डन इज वाइडली स्प्रेड। तो अगर मैं बुओयेंसी का मीनिंग आपको बताऊं टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका रेवेन्यू बढ़ता है, अगर आपका जीडीपी बढ़ता है, अगर आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ है, आपके जीडीपी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे आपका जो टैक्स है वो भी बढ़ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ, हमारी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें बुओयेंसी हमें देखने को मिल रहा है। जीडीपी हमारा 2% से बढ़ा, टैक्स कलेक्शन हमारी 5% से बढ़ गई, तो हाँ, हमें यहाँ पे बुओयेंसी देखने को मिल रही है। टैक्स रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाना चाहिए जैसे आपका इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। तो आपका जो यहाँ पे स्टेटमेंट सही बनता है वो बनता है सी वाला, और इसीलिए जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा सी आपका, सॉरी सी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी इन केस अ पर्सन इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड्स। तो बिजनेस के केस में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, तो आंसर सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ था, सेक्शन 44 एबी की जो दोनों लिमिट्स हैं वो आपको बताई गई थी। तो सवाल बहुत ही सीधा और बहुत ही आसान था। चलिए, अगले सवाल है, सेक्शन 80 जीजीसी ऑफ द इनकम टैक्स इज। तो 80 जीजीसी किससे जुड़ा हुआ है? 80 जीजीसी जुड़ा हुआ है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो उसकी डिडक्शन जो आपको मिलती है वो इस 80 जीजीसी के अंदर मिलती है, तो आंसर आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 80 जीजीसी की रिडक्शन है वो आपके साथ कवर अप भी की गई थी, और एक सिमिलर क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में भी दिया गया था जो कि मैंने वहां से पिकअप किया और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया आपको दिखाने के लिए कि प्यारे दोस्तों, अगर आप सब कुछ अच्छे से कवर अप करके जा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने आप पे भरोसा रखिए, आप जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, आपको एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। Moving on to the next question, partial integration of the agriculture with non-agricultural income is done in the case of। तो आपकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की जो इंटीग्रेशन होती है वो कौन से केस में होती है? देखो, आपकी ये एओपी बीओआई के केस में तो होती है, कंपनी के केस में नहीं होती, कोऑपरेटिव सोसाइटी और फर्म के केस में नहीं होती, और आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 का यहां पे बन जाएगा। और अगेन माय डियर फ्रेंड्स, पार्शियल इंटीग्रेशन की जो स्कीम है वो कब एप्लीकेबल होती है, ये सारे जो आपके पर्संस कवर हो रहे हैं यहाँ पे, वो आपको बताया गया था, स्पेसिफिकली कोर्स में कवर था। तो सवाल बहुत ही सीधा था और आसानी से आंसर हो सकता था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आईटीआर 1 कैन बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम। तो आईटीआर फॉर्म्स के ऊपर सवाल है, और अगेन थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। तो आईटीआर 1 आप कब इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली आपको पता होगा, अगर आपकी सैलरी से इनकम है, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है और आपकी कुछ इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है, तो आप इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ए बी और सी तो आईटीआर 1 में आएगा ही आएगा। अब आती है डी की बारी कि डी आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें ए बी सी डी बोला हो, तो आप आसानी से लगा सकते थे कि आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा, और यही प्यारे दोस्तों हमारा इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। अगेन आईटीआर 1 कौन इस्तेमाल कर सकता है? आपको बताया गया था कि इंडिविजुअल जो रेजिडेंट हैं, जिनकी सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट वगैरह से इनकम है, वो यहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करना मेरे ख्याल से इतना मुश्किल था नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल हमें कह रहा है कि आपको निकालनी है जीएवी हाउस प्रॉपर्टी की, और उसके लिए आप क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। देखो, नॉर्मली तो हम आसानी से जीएवी निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ लॉस ड्यू टू वैकेंसी के कारण आपको दिक्कत आ सकती है। तो नॉर्मली अगर आप निकालें तो कैसे निकालते हैं, फिर हम देख लेंगे ये वैकेंसी वाले लॉस का करना क्या है। तो नॉर्मली अगर आप निकालते हैं तो एक तरफ आपको चाहिए होता है अपना एक्सपेक्टेड रेंट, और एक तरफ चाहिए होता है अपना एक्चुअल रेंट, और इसमें से जो ज्यादा होता है आप उसको चूज करके अपना जीएवी बना देते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं जीएवी क्या होगा, और अगर आप ऑप्शंस देखें तो लास्ट में सब में ई ही आ रहा है, तो लास्ट में तो ई ही आएगा, तो ई कोले को तो आप काट ही दो कि आपका जो ई है वो तो लास्ट में आना ही आना है। आप बाकी चीजों को यहाँ पे देखकर चलो। अब देखो, पहले सी आएगा, ए आएगा या डी आएगा? सी क्या है? फाइंड द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये आ सकता है, पहले हम यही काम करते हैं। और ए हमारे पास क्या है? ए है कि फाइंड द रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो सीधा सीधा बोलूं तो आपको यहाँ पे एक्चुअल रेंट दे रखा है, तो सी और ए में से कोई पहले आना चाहिए।
डी जो है वो तो आपका पहले आ ही नहीं सकता, डी तो कह रहे हैं कि कौन सा ज्यादा है ऊपर वालों में से वो बताओ, तो डी तो पहले आ ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 3 है आप उसको तो काट ही दो, ठीक है। तो सी और ए आपके पहले आने चाहिए, और सी और ए पहले आपके किस में देखने को मिल रहे हैं? सी और ए हमें जो पहले देखने को मिल रहे हैं वो ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही कह रहा है कि आप एक्चुअल रेंट देखो और अपना एक्सपेक्टेड रेंट देखो, ये दोनों को देखो, और फिर आप क्या देखो, इसके बाद आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा है। इनमें से जो ज्यादा है इसमें से आप अपने जो वैकेंसी की लॉस है उसकी एडजस्टमेंट कर लो और आप अपने जीएबी तक पहुंच जाओगे। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस जो है ना वो ऑप्शन नंबर 1 में ही फ्लो कर रही है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बनेगा। आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता कि क्या स्टेप्स कैसे अरेंज करें, आप थोड़ा सा सवाल को पढ़ के दिमाग लगाइए तो आप आंसर कर पाएंगे। बट अगेन आपको सवाल पे थोड़ा सा टाइम जो है, थोड़ा सा समय जो है वो लगाना पड़ेगा। और अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये वी की कैलकुलेशन, और अगर आपकी वैकेंसी का केस अराइज होता है और आपको लॉस होता है ड्यू टू वैकेंसी, एनी लॉस इज अकर ड्यू टू वैकेंसी, तो उस केस में आपको कैसे जीएवी निकालना है, यह पॉइंट आपके कोर्स में कवर्ड था। तो थोड़ा सा अगर वो वाली अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करते तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते थे। चलिए अगला सवाल तो बहुत ही सीधा सवाल है। आपको सीक्वेंस बतानी है स्टेप्स की जो कि आप फॉलो करेंगे अपनी आईटीआर रिटर्न को ई फाइल करते समय। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स की जो पोर्टल है उस पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। आप रजिस्टर करके फिर लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपनी रिटर्न तैयार करनी होगी। रिटर्न आप यूटिलिटी डाउनलोड करके उस पर अपनी रिटर्न तैयार कर लेंगे। रिटर्न तैयार हो गई, फिर रिटर्न को फाइल कर देंगे, ई फाइल कर देंगे, तो आपका ई फाइलिंग आएगा। और ई फाइल करने के बाद आप उसे ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देंगे। तो स्टेप्स आपके सीधे सीधे बन गए, और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, कि पहले रजिस्टर करो, फिर लॉगिन करो, फिर यूटिलिटी डाउनलोड करके रिटर्न तैयार कर लो, और फिर ई फाइल कर दो, और फिर वेरीफाई कर दो। और अगर आपको याद हो प्यारे दोस्तों, आपके साथ एक स्पेशल 5 मिनट सीरीज के अंदर कवर किया था टॉपिक कि क्या स्टेप्स होते हैं ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न में। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आप आसानी से इस सवाल को आंसर कर पाते, कोई दिक्कत आपको आती ही ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगा इस कोर्स के अंदर, यूजीसी नेट 2022 कॉमर्स यूनिट वाइज सॉल्व पीवाई क्या उसका हमारा जो कोर्स है उसके अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू विजिट करके, ये लिंक आपको दिया है, या फिर आप एवरस्टडी क्लासेस के ऐप से भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पे आपको बाकी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी कवर अप मिल जाएंगे अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन, और यूनिट वाइज सॉर्टेड आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स यहां पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको यहाँ पे दिया है। और फ्री कंटेंट के लिए आप एवरस्टडी क्लासेस की जो एंड्रॉइड ऐप है वो भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एवरस्टडी क्लासेस।